हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है आनंद यादव और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का मैथ, जिसमें हमारा अध्याय चल रहा है वास्तविक संख्या। ठीक है, हमने इसका 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। ठीक, जिसमें हमने पढ़ा क्या क्या है, संख्या पद्धति क्या होता है उसके बारे में जाना, फिर यूक्लिड का विभाजन प्रमेय क्या होती है उसे जाना, फिर देखें हमने क्या यूक्लिड का एल्गोरिथम क्या होता है उसे हमने पढ़ा। फिर लेक्चर नंबर 3 हमने देखा अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। ये 3 लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी हम इसका एक्सरसाइज नहीं कराए हैं। ठीक है बच्चों, केवल हमने थियरी और प्लस कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अब आने वाली क्लास में हम एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 दोनों करने वाले हैं। तो आज का जो क्लास होने वाला है उस पर हम बात करेंगे। और आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है बच्चों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो लेक्चर होने वाला है लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। ठीक है, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे हम अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो आइए देखते हैं अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है। ठीक, अभी तक हमने संख्या पद्धति पढ़ लिया है। ठीक, यूक्लिड का विभाजन प्रमेय इसे हमने पढ़ लिया है। यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है ये हमने देख लिया है। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय ये भी हमने पढ़ लिया है। ठीक है, आज की जो क्लास है यह इस पर होने वाला है अपरिमेय संख्या। ठीक है, आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब देखेंगे अपरिमेय संख्या क्या होता है। पहले तो आपको पता है कि परिमेय संख्या क्या होता है, तो आपने बताया, तो आपको पता है ना कि परिमेय संख्या क्या है। आप बोलेंगे सर जिसे अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है और अंश और हर क्या हो, पूर्णांक हो। ठीक है, और जहां हर 0 न हो उसे हम कहेंगे परिमेय संख्या। ठीक है, तो अब अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगा। अपरिमेय संख्या वह संख्या जिसे P बटे Q के रूप में व्यक्त न किया जा सके उसे हम कहेंगे अपरिमेय संख्या। ठीक है, वह संख्या जिसे P बाई Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता उसे क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। ठीक है, वह संख्या जिसे P बाई Q के रूप में व्यक्त न किया जा सके। व्यक्त न किया जा सके उसे कहेंगे अपरिमेय संख्या, जहां P व Q क्या है, पूर्णांक है, और Q क्या है, Q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। उदाहरण अगर बात करें तो उदाहरण में √2, √3, √5 इस तरह से etc। ठीक है, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, ये इसका उदाहरण है। ठीक है, अब हम कुछ देखते हैं, जैसे हम शांत दशमलव प्रसार क्या होता है, अशांत दशमलव प्रसार क्या है, आवृत्ति अनावृत्ति क्या होता है, इसे हम देखेंगे। फिर हम पढ़ेंगे इसका एक प्रमेय है जिसका हमें स्टेटमेंट देखना है, स्टेटमेंट हमें याद रहना चाहिए, और फिर हम सिद्ध करेंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, चलिए, जैसे अगर हम शांत दशमलव प्रसार के बारे में बात करें तो शांत दशमलव प्रसार कब होगा, जब जैसे देखिए अगर 7/2 है, 7/2 है। ठीक है, इसको जब हम 7 में 2 से भाग देंगे, देखिए क्या आता है, जब 7 में 2 से भाग दिए, 2 तिहाई 6, एक शेषफल बचा। अब जो ये देखिए शेषफल है, शेषफल इस भाजक से छोटा है,
तो भाग नहीं जाएगा, तो भाग नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, एक हम यहाँ दशमलव बढ़ाएंगे। जब हम यहाँ दशमलव बढ़ाएंगे तो यहाँ जीरो उतरेगा, ठीक है। अब क्या आएगा, 2 पचे 10, ठीक है, 2 पचे 10। देखिए अब इसका मतलब क्या आ गया, 3.5 आ गया। जब 3.5 या इस तरह से भी आ सकता है, दूसरा ऐसे भी हो 1.257 या 4.137, ठीक है। मतलब दशमलव के कितने अंक के बाद वह शून्य दे रहा है, तो वह क्या हो जाएगा, एक शांत दशमलव प्रसार। क्या हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार। देखिए दशमलव के एक अंक के बाद यहाँ क्या आ गया, शून्य आ गया, तो इसका ये शांत दशमलव प्रसार हो गया। यहाँ दशमलव के 2 अंक के बाद कोई संख्या होगा, उसका हमने किया तो 2 अंक के बाद वह शून्य आ रहा है, तो उसका हो गया दशमलव प्रसार। ये शांत दशमलव प्रसार के एग्जाम्पल है, ठीक है। एक अंक पे हो जाए, दूसरा 2 अंक पे, 3 अंक पे, तो क्या है, यह शांत दशमलव प्रसार है, ठीक। अगर बात करें अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है, अशांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार क्या है, अशांत, जैसे अगर हम 1/3 में 1/3, ठीक है, 1/3 का मतलब है जब 1 में हम 3 से भाग देंगे। देखिए 1 में 3 से भाग देने पर तो भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो यहाँ हम दशमलव बढ़ाएंगे और जीरो उतारेंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। अब 3 बार ले गए, 9 आया, फिर 1 बचा, फिर 3 बार गया, यहाँ जीरो उतारेंगे ना, तो जीरो उतारे, 3 बार ले गए, फिर 9, फिर 1 बचा, फिर जीरो बढ़ाएंगे, ठीक है, फिर यहाँ 3 बार गए, 9, ठीक है। इस तरह से यह 1 बचता जाएगा, ठीक है, 1 बचता जाएगा। तो यह क्या है, दशमलव के बाद 3 3 3 3, दशमलव के बाद 3 3 3, ये आता जाएगा, अर्थात यह शून्य नहीं दे रहा है, मतलब यह एक क्या है, अशांत है, मतलब इसका प्रसार होता जा रहा है, ठीक है, रुक नहीं रहा है कहीं भी, तो उसे कहेंगे अशांत दशमलव प्रसार, अशांत ही। अब देखिए आवृत्ति क्या है, रिपीट करना, मतलब एक ही मान को रिपीट कर रहा है। देखिए 3 3 3, क्या है, ये आवृत्ति हो गया, ठीक है, क्या है, ये आवृत्ति है। अनावृत्ति क्या हो जाएगा, अनावृत्ति जैसे 1 2 5 7 3 8 4 2 1 5 6 8 3 0, इस तरह से क्या है, चलता जाएगा। तो इसमें देखिए कोई संख्या रिपीट नहीं हो रहा है, एक 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 आ रहा है, नहीं आ रहा है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 3, 3 के बाद 8, 4 के बाद 4 2 1, इस तरह से आ रहा है, तो यह क्या है, अनावृत्ति है, ठीक है। अब समझ में आया, शांत क्या होता है, अशांत, अनावृत्ति और आवृत्ति और अनावृत्ति, ठीक है, समझ आ गया ये। अब आगे बढ़ें, अब हम पढ़ते हैं अपने प्रमेय की ओर। एक प्रमेय है हमें जो पढ़ना है, ठीक। प्रमेय नंबर 1.3 है। क्या कहता है कि मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या को पता होगा, ठीक। तो कह रहा है P एक अभाज्य संख्या है, और कह रहा है कि यदि P a² को विभाजित करता है, P a² को विभाजित करता है, इसका मतलब ये हुआ कि P a को भी विभाजित करेगा। ये प्रमेय है, ठीक है। 1.3 कहता है कि P a² को विभाजित करता है, ठीक है, P a² को विभाजित करता है, तो P a को भी विभाजित करेगा, P a को भी विभाजित करेगा, जहां एक धनात्मक, जहां एक क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। ये प्रमेय है, इसका स्टेटमेंट है, इसे हमें याद रखना है, इसका प्रूफ नहीं है, ठीक है, इसे हमें क्या करना है, याद रखना है, ठीक है, याद करना है, ठीक। ये प्रमेय है। अब हम अगले बढ़ते हैं अपने प्रमेय नंबर 1.4। प्रमेय क्या है, 1.4, इसमें कहा है कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, यही हमें सिद्ध करना है कि कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। चलें आगे, चलिए अब इसका देखते हैं उपपत्ति। उपपत्ति
देखिए अब यहाँ जब ये क्या कहता है, कड़ी में दो एक अपरिमेय संख्या है, हम क्या मानेंगे कि कड़ी में दो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या मानेंगे, कड़ी में दो एक परिमेय संख्या है, ये हम मान के चलेंगे। ठीक है, फिर आगे जो आएगा उससे यह सिद्ध हो जाएगा कि कड़ी में दो एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए हम मान के चलते हैं, फिर आगे जो आएगा उसे देखेंगे। ठीक, अब हमने क्या कहा कि माना कड़ी में दो एक अपरिमेय संख्या है, माना कड़ी में दो एक परिमेय संख्या है। तब क्या हो जाएगा, तब कड़ी में दो बराबर परिमेय संख्या क्या होता है, P बटे Q, P बटे Q, क्या हो गया, P बटे Q। अब अगर इसके बटे एक करें तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अब इसका तिर्यक गुणा कर दें, तिर्यक गुणा कर दीजिए, तो दो कड़ी में दो Q हो जाएगा, कड़ी में दो Q बराबर P आ गया। क्या आ गया, कड़ी में दो Q बराबर P। ठीक है, ये हमारा यहाँ से निकल के आया। अब यहाँ जहाँ P व Q क्या है, एक पूर्णांक है, यहाँ लिख सकते हैं जहाँ P व Q क्या है, पूर्णांक है, और Q 0 नहीं है। ठीक है, इतना समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया सभी को, यहाँ तक बात समझ में आई। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आया कि नहीं, अब बात समझ में आ गया यहाँ तक, आगे बढ़े। अब देखिए हम क्या करते हैं, जो ये दिया है कड़ी में दो Q प्लस P, इसका कर देंगे हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इसे मान लीजिए समीकरण नंबर 1 अगर नाम दे दें, समीकरण 1। ठीक है, तो हम करेंगे ऐसे समीकरण 1 का वर्ग करने पर। ठीक है, या ऐसे भी बोल सकते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक, अब यहां लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब देखिए क्या आता है, तो इसका वर्ग करेंगे, कड़ी में दो Q का वर्ग बराबर P का वर्ग। समझ में आया। अब देखिए अब क्या आ गया, तो दो का कड़ी में दो का वर्ग करेंगे तो 2 आ जाएगा, और Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। इतना समझ में आ गया, बराबर P स्क्वायर। अब यहाँ से क्या लिखते हैं, Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बटे 2, इस तरह से लिख सकते हैं ना। देखिए हमने क्या किया, जो Q का गुणांक था Q स्क्वायर का, उसको क्या किए हम बटे में कर दिए, Q स्क्वायर का जो गुणांक है उसे बटे में कर दिए। समझ में आ रहा है बाबू। ठीक है, आगे बढ़े। अब यहां से क्या निकल के आया, अब देखिए जब इस तरह से आ गया, इसका मतलब अब है एक जो प्रमेय अभी पीछे पड़े वही अब यहाँ लागू है, चूंकि यहां से क्या कहेंगे हम कि 2p स्क्वायर को विभाजित करता है, 2p स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः प्रमेय 1.3 से 2p को भी विभाजित करेगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया ना। अब क्या मैंने बोला कि 2p स्क्वायर को विभाजित करता है, 2p स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः प्रमेय 1.3 से 2p को भी विभाजित करेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया, 2p को भी विभाजित करेगा। यहां से चूंकि दो p स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः प्रमेय 1.3 से तो क्या हो जाएगा, 2p
को भी विभाजित करेगा, 2p को भी विभाजित करेगा। ठीक है, तो क्या आ गया, तो यहां से क्या लिख सकते हैं हम, यहां से लिख सकते हैं 2p², ये समझ में आया ना, ये समझ में आएगा। 2 देखिए 2p² को विभाजित करता है, अतः प्रमेय 1.3 से क्या निकल के आया, 2p को भी विभाजित करेगा। ठीक है, समझ में आया, समझ में आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। माना, अब यहां से हम मानेंगे, माना p/2 = n, p/2 = n, तो p = क्या आ गया, 2n। ठीक है, अब इसको इक्वेशन नंबर क्या दीजिए, 2 कर दीजिए। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन फर्स्ट माने थे हमने, ये फर्स्ट हो गया था ना। ठीक है, ये फर्स्ट, ये हो गया 2। इतना समझ में आ गया, यहां तक समझ में आया कि नहीं, यहां तक समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, इस p का मान, इस p का मान समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इस p का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए, तो रख दीजिए। अब समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 यह है समीकरण 2q, समीकरण 1 ये मान लीजिए इसे। ठीक है, यह है समीकरण नंबर 1। अब इसमें मान रखेंगे। ठीक है, अब इसमें हम मान रखेंगे p का, तो रखिए p का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, p का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, चलिए समीकरण 1 है 2q² = p²। देखिए 2q² = p², अब p की जगह पर 2n है, तो 2n का होल स्क्वायर। इतना समझ में आया। अब ये क्या हो गया, 2q² = 4n²। ठीक है, 4n²। अब देखिए ये कट गया। ठीक है, तो q² बराबर क्या बचा, q² बराबर n²/2 आ गया, n² नहीं ये गलत हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, n² बराबर q²/2 आ गया, ये आ गया। ठीक है, अब यहां से क्या निकल के आया, यहां से ये निकल के आया कि जो 2 है वह q² को विभाजित करता है, ये जो 2 है q² को विभाजित करता है, अतः प्रमेय 1.3 से 2q को भी विभाजित करेगा। ठीक है, चूंकि 2q² को विभाजित करता है, विभाजित करता है, अतः प्रमेय 1.3 से 2q को भी विभाजित करेगा। ठीक है, अब यहां से क्या माना, देखिए q/2 बराबर m मान लीजिए, माना q/2 बराबर m। ठीक है, अब q = क्या आ गया, 2m, ये इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 और ये 3। ठीक है, अब देखिए समीकरण 2 और 3 से क्या निकल के आ रहा है, समीकरण 2 व 3 से, अब देखिए यहां क्या बोल सकते हैं, समीकरण 2 व 3 से क्या निकला, p व q क्या है, p व q में एक के अलावा 2 भी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। क्या निकल के आया समीकरण में,
कि जो P है, P व Q में एक के अलावा दो भी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो कि यह एक अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, अभाज्य की संख्या मतलब उनके बीच का डिफरेंस, मतलब उनका गुणनखंड केवल एक हो, और यहाँ क्या है, दो आ रहा है, एक आ रहा है, एक दो आ रहा है, तो यह अभाज्य नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह विरोधाभास है। क्या है, यह एक विरोधाभास है। अतः कड़ी में दो एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अतः कड़ी में दो एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब इसे लिखेंगे हम कि लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से हम पाते हैं कि P व Q, P व Q, P व Q, P व Q में एक के अलावा दो भी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, अतः यहां से लिख लेंगे, अतः P व Q सह अभाज्य नहीं है, सहभाज्य नहीं है। यह एक विरोधाभास है, यह एक विरोधाभास है। यह क्या है, एक विरोधाभास है, और यह विरोधाभास गलत कल्पना करने के कारण हुआ है, और यह विरोधाभास गलत कल्पना करने के कारण हुआ है। अतः रूट दो एक अपरिमेय संख्या है। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है बच्चों, हेंस प्रूव। हेंस प्रूव्ड। ठीक है, क्या है देख लीजिए एक बार फिर से, स्टार्टिंग चलते हैं। रूट दो हमें सिद्ध करना था कि एक अपरिमेय संख्या है, तो हमने क्या मान लिया, माना रूट दो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब जब एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या क्या लिखते हैं, P बटे Q के रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो कड़ी दो बराबर P बटे Q, और कड़ी में दो बटे एक कर सकते हैं ना। अब इसका तिर्यक गुणा कर दिए, तिर्यक गुणा करने के बाद क्या आ गया, कड़ी में दो Q बराबर P आ गया। ठीक है, जहां P व Q क्या है, पूर्णांक है, सह अभाज्य है। ठीक है, सह अभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, सह अभाज्य है, और Q डज नॉट इक्वल 0 है। ठीक है, फिर क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या आया, कड़ी में 2Q का होल वर्ग बराबर P का वर्ग। ठीक है, फिर क्या आ गया, 2Q स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट मान लीजिए।
ठीक है, ये मान लिया हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसको क्या करेंगे, क्यू को, ठीक है, क्यू स्क्वायर को पी, जो क्यू स्क्वायर का जो गुणांक है उसे हम पी के बटे में लगा देंगे, तो पी स्क्वायर बटे 2 हो गया। ठीक है, अब इस यहाँ से एक निष्कर्ष निकल के आया, चूंकि जो हमारा प्रमेय 1.3 है क्या करता है कि यदि ए कोई संख्या है, ए पी स्क्वायर को विभाजित करता है, ए पी स्क्वायर को विभाजित करता है, तो ए पी को भी विभाजित करेगा। तो वही हमें प्रमेय यहाँ लगाए हैं कि 2 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः प्रमेय 1.3 से 2 पी को भी विभाजित करेगा। ठीक है, फिर आगे बढ़े, फिर हमने क्या माना, p बटे 2 क्या है, n। ठीक है, फिर हमने p इक्वल टू त्रिज्या गुणा करें, p इक्वल टू क्या हो गया, 2n हो गया। ठीक है, इससे मान लिया इक्वेशन नंबर 2, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब p का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हमने जब p का मान समीकरण 1 में रखा तो 2q स्क्वायर था। ठीक है, तो ये हो गया 2n स्क्वायर, तो क्या होगा, समीकरण 1 में रखे थे ना इस तरह से, देखिए क्या था 2, तो 2p स्क्वायर, हाँ यही था, सही है, 2q स्क्वायर बराबर 2n स्क्वायर, तो 2, देखिए अब इसको करेंगे 4n स्क्वायर हो गया, 2 से 2 बार गया, कट गया, 2 बचा यहाँ, और 2 किसके बटे में ला दिए, q के बटे में, तो n स्क्वायर बराबर q स्क्वायर बटे 2 आ गया। ठीक है, यहाँ भी अब आ गया प्रमेय नंबर 1.3, क्या करता है, 2q स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः प्रमेय 1.3 से 2q को भी विभाजित करेगा। तो माना हमने क्या मान लिया, q बटे 2 बराबर m मान लिया, अब q बराबर 2m आ गया, 2m, ये क्वेश्चन नंबर 3। अब समीकरण 2 व 3 से हम देखते हैं कि हम पाते हैं कि जो p व q है उसमें एक के अलावा 2 भी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। क्या है, 2 भी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो क्या p व q सहअभाज्य होंगे, सहअभाज्य का मतलब है उनके बीच केवल एक गुणनखंड हो। ठीक है, या ऐसे बोल सकते हैं उनका HCF जो होता है केवल एक होता है, तो उसे क्या कहेंगे, सहअभाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ p व q सहअभाज्य नहीं है, p व q सहअभाज्य नहीं है। तो यहाँ से यह एक विरोधाभास है। ठीक है, यहाँ क्या है, विरोधाभास है, और यह विरोधाभास क्यों हुआ, क्योंकि हमने गलत कल्पना किया था कि कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इस कल्पना के कारण यह निष्कर्ष निकला कि यहाँ एक विरोधाभास है। ठीक है बच्चों, अर्थात हम कह सकते हैं कि कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था। अब आपको एक प्रश्न करना है, प्रश्न है कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, इसे आपको होमवर्क है। ठीक है, ये क्या है आपका होमवर्क, इसे आप सॉल्व करिएगा पूरा, जैसे पिछला हमने किया कड़ी में 2, पूरी तरह से ये भी उसी तरह से सॉल्व होगा। ठीक है बच्चों, अब हम मिलेंगे आपसे लेक्चर नंबर 5 में, जिसमें हम करेंगे NCERT का एक्सरसाइज।